जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था। यही टॉपिक लास्ट में जो है कि हमने डिस्कस किया था और इसके एंडिंग के बाद जो है कि लगभग जो है कि क्लास कंप्लीट हो गया था। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य तौर पे जो है कि जो क्लास में आपको रिकॉर्ड करके देता हूं वो एक्चुअली आपका क्या बोलते हैं कि लगभग 50 टू 55 मिनट का होता है। 55 मिनट का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लास बनाता हूं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाता हूं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाता हूं, है ना। ये एक नॉर्मल सी जो है क्लास बनाता हूं। तो लगभग टाइम पूरा हो गया था तो मैंने क्लास रोक दिया था और उसके बाद बताया था कि इसके बाद जो है कि जो आपका एड्स वाला टॉपिक है ना, राष्ट्रीय एड्स के नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाया जाता है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको फटाफट जो है कि एक बार रिवाइज करते हुए आगे फटाफट निकल लेते हैं। वेक्टर जनित रोग जो है कि क्या होता है, जिसमें आपके मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फाइलेरिया होता है, ये सारी बातें होती हैं। ये सारी बातें हमने बात की थी। इसके बारे में बचना कैसे है, मच्छरदानी वगैरह यूज कीजिए, फिर मच्छर भगाने के लिए और दवाइयां जो आती हैं उसको यूज कीजिए, सरकार द्वारा भी छिड़काव किया जाता है, ये भी हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे पहले लाइन बाय लाइन एक एक चीज नहीं समझाऊंगा, कारण ये है कि ऑलरेडी एक बार ये चीजें हो चुकी हैं, तो फिर बस फास्ट ट्रैक मोड में बस आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देंगे, है ना, ताकि रिदम न टूटे, क्लास के बीच का रिदम न टूटे, है ना। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, फाइलेरिया हो गया, ये सारी बातें हो गई थी। रणनीति, कीट नियंत्रण, बाद निदान और उपचार, निगरानी तंत्र, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बता रखी थी। जागरूक लोगों को क्या करना, जागरूक करना, कैसे अपने आसपास जो है पानी कलेक्ट नहीं होने देना है, साफ सफाई रखना है, गंदगी नहीं फैलाना है, ये सारी बातें यहाँ पे बद की गई थी। वर्तमान स्थिति क्या है, तो 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का जो है कि भारत ने संकल्प ले रखा है। और ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं वो अक्सर परीक्षा में जो है पूछ दिए जाते हैं। हालांकि मैं जैसे ही ये पूरा आपका पीपीटी कंप्लीट होगा, इस पीपीटी में जितना हमने परियोजना देखा है, जितना हमने कार्यक्रम देखा है, सरकार द्वारा जितनी भी ये जो है कि कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सब पर आधारित प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करेंगे, जिनकी आने की संभावना है। कम से कम हर एक टॉपिक से 5 प्रश्न रखेंगे, हर एक टॉपिक से कम हम 5 क्वेश्चन रखेंगे और उसे सॉल्व किया जाएगा, उसे देखा जाएगा, उसको हम प्रॉपर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक आ गया, भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। टॉपिक क्या है, भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये चलाया जाता है। एड्स राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जो है चलाया जाता है, यानी कि चलाने वाला संगठन कौन सा है, तो नैको है। संगठन कौन सा है, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको, है ना। किस मंत्रालय के अधीन काम चलता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। समस्या क्या है कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्तर की परीक्षा है, जिसके बारे में हम जो है क्लास ले रहे हैं, आपका UPHEO है, तो इसमें इस तरह के प्रश्न जो है कि अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, आपसे सीधा पूछ जाता है कि कौन सा मंत्रालय के, किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि ये चलाया जाता है ना, या किस मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जाता है, या किस संगठन द्वारा लागू किया जाता है। तो ये बेसिक सा प्रश्न थोड़ा सा बनता है, इसलिए थोड़ा सा ये चीजें हमने रखी है। शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में हुई थी। अब तक इसके 5 चरण हो चुके हैं, 5 चरण हो चुके हैं। ठीक है। 5वां चरण यानी कि जो 12 वर्षीय पंचवर्षीय योजना थी, वहां पे जो है कि चला था। कार्यक्रम के प्रमुख चरण कौन से हैं, पहला चरण 92 से 99 पहला चरण चला था। इसमें HIV संक्रमण के प्रसार को धीमा करने व जागरूकता पर केंद्रित था। तो जो प्रथम चरण चला था इस जो है कि कार्यक्रम का, उससे फोकस क्या था, थीम क्या था उसका, तो जो HIV संक्रमण है उसका जो प्रसार है, विस्तार है, उसको कम करना। क्या करना, कम करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। पहला कार्यक्रम का ये था।
अच्छा ये आ गया, चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पेज देख लेते हैं फटाफट, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, नैक के द्वारा, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ना। नैप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नैक है, प्रोग्राम क्या है, नैप है ना। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, चलाता कौन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उद्देश्य क्या है, एचआईवी संक्रमण को रोकना, संक्रमित व्यक्तियों को उपचार, देखभाल, सहायता प्रदान करना तथा एड्स के प्रभाव को कम करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। कार्यक्रम की विशेषता क्या है, तो विशेषता में देखेंगे तो एचआईवी की रोकथाम के लिए लक्षित हस्तक्षेप, यानी कि पहले ही क्या करना, हस्तक्षेप करना, पता लगाने की बात है ना। एचआईवी जांच करना, परामर्श देना, उपचार करना, संक्रमित लोगों की देखभाल करना, समर्थन करना, उपचार करना, पुनर्वास करना, मुख्य रूप से उनको फिर से जो है कि सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में क्या करना, एड करना। ऐसे क्या हो जाता है कि ऐसे जब किसी को बीमारी हो जाती है ना, जैसे आपका कोढ़पन हो जाए, ठीक है, या फिर एड्स हो जाए, इस तरह की जो असाध्य बीमारियां जब हो जाती है तो समाज आपसे कटने लगता है, आपसे दूरियां बढ़ाने लगता है। तो एक तो आप शारीरिक रूप से परेशान हो, लोग आपसे दूरी बनाने लगे तो आप मानसिक रूप से क्या हो गए, परेशान हो गए। तो इस तरह की जो समस्या है उसके समाधान के लिए सरकार ने प्रयास किया है। इसमें माताओं से बच्चे में संक्रमण के रोक के लिए प्रयास है कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी प्रकार से उसको एड्स, यानी कि एड्स वो पॉजिटिव है, तो उससे बच्चे में ट्रांसफर ना हो, इसके रोकथाम के लिए जो है प्रयास किया गया है। सुरक्षित रक्त और इंजेक्शन प्रथाओं का वो बढ़ावा, पहले क्या चलता था, जैसे कि पहले है ना कि 2000 से पहले दे दी, 90 के दशक में उतनी जागरूकता नहीं थी, उतना जो है कि टूल भी नहीं था, तो उस समय क्या किया जाता था, इसीलिए तो 1992 से 1999 सिर्फ जागरूकता फैलाने की बात की गई है, बहुत ज्यादा वहां पे ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हुआ। तो उस समय क्या होता था कि जो हेल्थ सेंटर था, एक ही इंजेक्शन है, एक ही इंजेक्शन से पता चले कि पूरे दिन में 5 इंजेक्शन यूज किए और सबको उसी से क्या किए, इंजेक्शन लगा दिए, इंजेक्शन लगाए, निडल निकाले, फिर उसे बॉयल पानी में डाले, बॉयल कर दिए, साफ हो गया। जो डॉक्टर थे या जो भी वहां पे एनएम वगैरह थी, दाई थी, उनको लगता था कि क्लीन हो गया था, फिर उसी इंजेक्शन को रीयूज किया जाता था। जबकि बाद में जब सरकार सक्षम हुई, प्रॉपर फंड अलॉट होने लगा, तब सरकार ने प्रोविजन किया कि एक इंजेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति पे यूज होगा। पहले वो दाढ़ी बनाने वाले देखते हैं ना, जो सेविंग वाला जो नाई होता था, इतना बड़ा सा पत्थर रखता था, एक छुरा रखता था, उसी पे घुमाता रहता था इसे दिन भर। जिसकी दाढ़ी सेव करनी है ना, या सफा चटकट करना है, 4 बार घुमाया, बस छुरा लगा दिया, बात खत्म हो गई, है ना। उससे क्लीनिंग वगैरह, सेविंग वगैरह सारा काम एक ही छुरे से सारा हो जाता था, सबका करता था, घूम घूम के पूरे गांव में, मोहल्ले में, इलाके में सबका कर डालता था उसी से। आज के टाइम में क्या है, सारी चीजें चेंज है, एक ब्लेड सिर्फ एक पर्सन पे यूज होगा, वो भी न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो बहुत सारा सिस्टम क्या हो गया, बदल गया। कारण क्या है, कारण यह है कि ब्लड फ्यूजन से इसका जो है कि ट्रांसमिशन होता है, यानी कि ये फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है, रक्तदान वगैरह से या रक्त के संपर्क में आ जाने से, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका एचआईवी पॉजिटिव है, उसका रक्त किसी भी प्रकार से आपके बॉडी में चला जाए, इंजेक्ट हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी क्या हो जाएंगे, 100% पॉसिबिलिटी है कि आप भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाई गई, फंड अलॉट हुआ, बहुत सारे कार्य किए गए, है ना। जागरूकता, आईईसी गतिविधियों और कलंक व भेदभाव को कम करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कलंक और भेदभाव को क्या करना, दूर करना, ठीक है। याद रखिए, अगर किसी को एड्स हो रखा है तो उसके साथ बैठने पे आपको एड्स नहीं होगा, उससे बात करने से एड्स नहीं होगा, उसके साथ खाना खाने से, जो है कि डाइनिंग टेबल शेयर करने से वहां पे आपको एड्स नहीं होगा। या तो आप फिजिकल कांटेक्ट में आए, यानी कि शारीरिक संबंध बने, है ना, या फिर किसी तरीके से उनका और आपका ब्लड क्या हो, फ्यूजन हो,
तभी कंडीशन है कि आपको जो है कि HIV ट्रांसफर होगा, अन्यथा ये स्थिति जो है कि ऐसी है कि ये यानी कि ये टच होने से ट्रांसमिट नहीं होता है। सिंपल सी बात ये है। हालांकि ये असाध्य रोग है, इसमें पूरा आपका जो नर्वस सिस्टम, जो इम्यून नर्वस सिस्टम नहीं सॉरी जो इम्यून सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है ना, सुरक्षा तंत्र, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो आपकी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जब कमजोर हो जाएगी तो कोई भी छोटी बहुत अगर आपको बीमारी हो गई, कोई समस्या हो गई, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या होगा कि वो लंबे समय तक एज इट इज चलेगा, आप ठीक ही नहीं होगे, वो ठीक ही नहीं होगी, आप पे आपका काम ही नहीं करेगा कोई दवा। इसलिए जो है कि यहाँ पे समस्या होती है। ठीक है, लक्षित समूह कौन कौन से थे, तो लक्षित समूह जो है कि उच्च जोखिम वाले समूह, यानी कि हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क जोन में जो लोग हैं। सबसे पहले इस जो प्रोग्राम लाया गया तो इसके तहत सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया गया था जिनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको सबसे पहले जो है कि टारगेट किया गया। उसके बाद जन सामान्य की तरफ आया गया, है ना। उसके बाद PL-HIV की बात हुई, महिला बच्चे और युवा को टारगेट किया गया है। मोबाइल एवं प्रवासी जो है कि आपके जो जनसंख्या, प्रवासी जनसंख्या मतलब कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर लोग जाते हैं काम की तलाश में, तो ये क्या होंगे, ये होंगे प्रवासी जनसंख्या। ये क्या होगी, प्रवासी जनसंख्या, जिसको माइग्रेटेड बोलते हैं, माइग्रेटेड पीपुल, है ना। इसके तहत सेवाएं क्या दी जाएंगी, तो इसके तहत सेवाएं दी जाएंगी आपको HIV परीक्षण परामर्श दिया जाएगा, ART केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जाएगा। TB HIV सहप्रबंधन, यानी मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक जब HIV हो जाता है, जैसे मैंने बताया HIV हो गया, तो HIV हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी अब रोग पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं। तो अगर आपको साथ में TB हो गया तो दोनों का क्या किया जाएगा, साथ में उपचार किया जाएगा। यही यहाँ पे बात सिखाई जा रही है, आपको समझाया जा रहा है कि दोनों रोग का क्या होगा, साथ में इलाज किया जाएगा। पोषण सहायता दी जाएगी, मानसिक परामर्श दिया जाएगा, साइकोलॉजिकल आपको एडवाइस दी जाएगी, ये बहुत जरूरी है ना। काउंसलिंग और गाइडेंस और साथ साथ पुनर्वास, तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये बेसिक फीचर है, बेसिक हेल्थ एजुकेशन का और हेल्थ सिस्टम का, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और इसीलिए जब मैंने आपको क्लास स्टार्ट किया था तो पूरा वहां पे देखिए, फर्स्ट जो मैंने PPT लगा रखा है लगभग 100 पेज का, उस 100 पेज में सिर्फ मैंने बेसिक चीजें रखी थी ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो बेसिक आपका जब क्लियर हो जाएगा ना, उसको समझ जाएंगे, तो जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे क्लियरिटी आपको ऑटोमेटिक जो है कि वहां पे आपको मिलती चली जाएगी, वहां पे कोई आपको समस्या नहीं होगी। रोजगार और पुनर्वास, देखिए पुनर्वास की यहाँ पे बात आ गई, वहां पे मैंने पुनर्वास को बिल्कुल बहुत डिटेल में जो है कि समझाया है, क्या पुनर्वास होता है, किस लेवल पे कैसे पुनर्वास किया जाता है, पुनर्वास टीम कौन सी होती है ना। वहां पे पर्सनल यानी कि जो पर्सन है उसका रोल क्या होता है, जो फैमिली है उसका रोल क्या होता है, जो आपके आसपास पड़ोसी हैं उसका रोल क्या होता है, जो समुदाय है उसका रोल क्या होता है, सरकार है उसका रोल क्या है। ये सारा सिस्टम मैंने आपको, सारा मैकेनिज्म वहां पे मैंने आपको बताया था। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस क्लास को अगर आप बीच में देख रहे हैं तो क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए। जब क्लास 1 से देखना शुरू करेंगे तब आपको सारी चीजें 1 बाय 1 क्या होगी, क्लियर होंगी। उपलब्धि क्या है, लाखों लोगों को HIV संक्रमण से बचाया गया है, इसके थ्रू संक्रमित व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार देखभाल उपलब्ध कराया गया है। HIV के प्रति जागरूकता में व्यापक वृद्धि हुई है। भारत में HIV के नए संक्रमणों में उल्लेखित कमी आई है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन इस समय भयंकर स्थिति है कुछ राज्यों में, है ना। कुछ राज्यों में क्या है, बहुत, जैसे बिहार भी है भयंकर स्थिति है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं भयंकर स्थिति है। ये बहुत गंभीर रूप से जो है कि पीड़ित है HIV द्वारा। अभी जो है कि आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा, है ना, पटना स्टेशन जो बस स्टैंड है, वहां पे एक लड़की ने लगभग 7.5-8 लोगों को HIV पॉजिटिव बना दिया। तो लड़की क्या होती है इसमें, जो लड़की है इसमें लड़की लड़के से मतलब नहीं है, दोनों जो है कि कैरियर होते हैं
HIV वायरस को, जो रोग है उसको वाहक होते हैं, यानी कि ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लड़की ने लगभग 750-800 के आसपास लोगों को क्या किया, अकेले ही HIV पॉजिटिव बना दिया। तो इस तरीके की घटनाओं से क्या कीजिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। NACP NAP के बारे में, नेशनल एड्स कंट्रोल और प्रोग्राम, ये सारी बातें हो गई थी। आपका 87 में 92 में शुरू हो गया था, पुनर्गठन जो है कि 92 में हुआ था। ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है। एड्स से डरे नहीं, सच्चाई जाने, सुरक्षित रहें, है ना, जांच करवाएं, सुरक्षित रहें। HIV स्पर्श, देखिए याद रखें, HIV स्पर्श साथ बैठने, खाना खाने, गले मिलने से नहीं फैलता, तो इसलिए बहुत ज्यादा भेदभाव मत कीजिए, है ना। हेल्पलाइन, अगर अधिक जानकारी चाहते हो तो इसके हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है आपका 1097, और ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे जो टोल फ्री नंबर होते हैं जो प्रोग्राम में जारी किए जाते हैं, कई बार जो उत्तर प्रदेश जो आयोग है वो टोल फ्री नंबर पूछ लेता है कि इस प्रोग्राम में जो टोल फ्री नंबर जारी किया वो कौन सा टोल फ्री नंबर है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा जो है कि ध्यान दीजिएगा। दूसरा चरण, पहला चरण तो हमने देख लिया, 1992 से चला था। देखिए 1987 में क्या शुरू किया गया, लेकिन वो प्रॉपर चला नहीं, प्रॉपर नहीं चला, तो 1992 में से फिर से क्या पुनर्गठित किया गया, और उसके बाद वो वहां से पहला फेज स्टार्ट हुआ 1992 से 1999 तक। उसके बाद 1999 से 2006 तक दूसरा फेज। यहाँ पे क्या, वहां पे क्या था, जागरूकता फैलाना और जो एड्स फैलने की गति है उसको कम करना। यहाँ पे क्या उद्देश्य था, तो व्यवहार में परिवर्तन, दीर्घकालिक प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना। यहाँ पे जो है कि बदल गया। उसके बाद दूसरा चरण आता है 2007 से 2012, महामारी को रोकने और उल्टे रिवर्स का लक्ष्य कि अब जो है कि क्या करेंगे, अब ये जो महामारी के रूप ले लिए, जो एड्स एक महामारी का रूप ले लिया है ना, महामारी का रूप ले, अब होता क्या है, अब दिक्कत यह है कि लोगों को धीरे धीरे एजुकेट करोगे ना, पॉपुलेशन भी तो भारत की बहुत बड़ी है, और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यहाँ पे जितने मुंडे हैं उतने उनके क्या है, विचार हैं, तो जल्दी आपकी बात भी नहीं मानेंगे, तो उनको एजुकेट करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं लोग, जब तक खुद से ना देख लें, खुद से अनुभव ना कर लें, है ना, तब तक वो मानते ही नहीं है, और जब अनुभव कर लेते हैं तो मानने लायक नहीं रह जाते हैं। दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया, बताया गया कि आप सुरक्षित संबंध बनाइए, कंडोम वगैरह का यूज कीजिए, और जो पिल्स आती हैं, दवाइयां आती हैं, उनका यूज कीजिए। ये जब जागरूकता फैलाया गया और ये कोशिश की गई कि अब इस महामारी को क्या किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा। रिवर्स करने का मतलब कम किया जाएगा, कम, अब रोकने की बात नहीं है, अब इसे कम किया जाएगा। ये यहाँ पे बात लक्ष्य रखी गई थी तीसरे चरण में। चौथे चरण में क्या होता है, चौथे चरण में HIV प्रतिक्रिया को और मजबूत करने और सेवाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो अब फैसिलिटी दे रहे हैं, जो भी आपके लोग हैं, वाहक लोग हैं, है ना, HIV जो आपका रोग है उसके वाहक लोग हैं, उनको जो है कि और हम फैसिलिटेट करें इलाज में, और उन पे क्या करें, कंट्रोल करें, ताकि इस महामारी को क्या किया जाए, दबाया जा सके। प्रतिक्रिया तंत्र को क्या किया गया, मजबूत। प्रतिक्रिया मतलब कि रिस्पांस टीम, जो HIV एड्स के लिए रिस्पांस टीम बनाई गई थी, उसको और ज्यादा एक्टिव, पहले से तो एक्टिव थी, उसे और प्रोएक्टिव बनाया गया। क्या बनाया गया, और प्रोएक्टिव बनाया गया। चौथा, पांचवा चरण ये चला है आपका 2021 से लेकर 2026 तक, और 26 के बाद अब 27 में जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली अब भारत की स्थिति क्या रही है, हम कहां तक जो है कि अपने लक्ष्य को पा पाए हैं, कहां तक अभी कमी है, और आगे क्या क्या सुधार करके आगे काम करना जो है कि बाकी है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चरण याद रखिएगा, पहला चरण कब से कब तक चला था, तो 1992 से 1999 तक चला था, इसको याद रखना है। अभी जो चरण चल रहा है वो आपका जो है कि 5वां चरण है, 2021 से 2026 में जो है कि चला है, तो इस चीज को आप थोड़ा याद रखिए। वर्तमान चरण जिसका परिव्यय क्या था, यहाँ पे व्यय कितना किया गया है,
तो यहाँ पे आपका 15,471.94 करोड़ रुपया क्या किया गया सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से खर्च किया गया। और ये पैसा, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो पैसा लगता है यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अब नैप का आपका अच्छा इसी में ठीक है। अब इसमें जो आपका 5वां चरण रहा है, इसमें लक्ष्य क्या रहा है, तो संक्रमण और मृत्यु दर में कमी करना। यहां पे लक्ष्य क्या रहा है, संक्रमण और मृत्यु दर में कमी करना। लक्ष्य मतलब कि टारगेट, उद्देश्य या थीम, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 2010 के स्तर की तुलना में नए HIV संक्रमणों को एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% कम करने का लक्ष्य यहां पे रखा गया था 2026 तक। अब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है। मैं थोड़ा एक बार चेक कर दूंगा, रिपोर्ट आ रही है, आई है, नहीं आई है, क्या है, कब तक आएगी, एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो ये क्लास आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्लास टुडे के जो ये चैनल पे देख रहे हैं, ये जब तक आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल रहा है तब तक मिल रहा है, अन्यथा की स्थिति में यह आपको क्लास टुडे के ऐप पर क्लास मिलेगी। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे क्लास टुडे ऐप, है ना, क्लास टुडे ऐप सर्च करेंगे, या फिर आप हमारे संस्था से कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको लिंक भी सेंड करवा देंगे। तो इस कंडीशन में वहां पे आप इंस्टॉल करके वहां पे आप जल्दी से लॉगिन कर लीजिए, ताकि अगर इस क्लास को यूट्यूब पे बंद किया जाए तो आपकी कंटिन्यूटी जो है कि नॉट टुडे, वो आपको ऐप पर क्लास मिलती रहे, ठीक है। अब ये क्लास किस किस चीज की यहाँ पे जो है कि आपको अवेलेबल है क्लास टुडे पे, तो आपका टीचिंग से संबंधित जितने भी क्लास हैं, यानी कि आपका सीसेट का हो गया, यूपी टेट का हो गया, एस टेट का हो गया, है ना, बिहार टेट में देखेंगे टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम या ऑल वनडे एग्जाम के लिए क्लासेस जो है कि अवेलेबल है। टीचर की क्लासेस, दरोगा की क्लासेस, एसआई की क्लासेस, पुलिस की क्लासेस, है ना, आर्मी, जीडी, ठीक है, एनडीए, सीडीएस, बैंक, रेलवे, सभी के लिए क्लासेस अवेलेबल है। इसके अलावा 8 से लेकर 10 तक के लिए साइंस और मैथ की क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा CUET है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपका डीएलएड और बीएड एंट्रेंस के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस जानकारी के लिए आप हमारे संस्था के नंबर 91424118 और 42 पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो भी आपको हेल्प चाहिए आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 5वां में जो हम देख रहे थे, ठीक है, चलिए 5वां में यहां पे उन्मूलन की बात की गई है। मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण को पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, उन्मूलन किया जाएगा, यानी खत्म किया जाएगा। और HIV से जुड़े सामाजिक भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। ये 5वां का क्या रहा है, जो आपका 5वां चरण, इसका उद्देश्य है मां से जो बच्चे में आपका ये डिजीज ट्रांसफर होता है, इसको पूरी तरीके से जीरो करेंगे। क्या करेंगे, जीरो करेंगे, इसको पूरी तरीके से समाप्त करने की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य रखा गया 95 के रेशियो में रखा गया है कि यह सुनिश्चित करता है कि 95% लोग अपनी स्थिति जाने, यानी कि भारत के जो भी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 95% लोगों को पता हो कि हमारे शरीर में क्या HIV की जो स्टेटस है वो क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। लगभग 95% लोगों को जो है कि पता होनी चाहिए। इसके अलावा 95 का उपचार हो, और जो लोग पॉजिटिव हैं उनके लगभग 95 को क्या हो, ट्रीटमेंट मिले, उपचार मिले सरकार के द्वारा, ये भी लक्ष्य रखा गया है। 95 में वायरस का स्तर कम हो, और 95 सिर्फ उपचार ना हो, जिनका उपचार हो रहा है उनका, है ना, उनके 90% लोगों का जो स्थिति है वो डाउन किया जाए, उसकी सेहत बेहतर किया जाए। यानी थोड़ा सा इसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझा देता आपको तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। जैसे मान लीजिए ये भारत की पूरी पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे टारगेट क्या रखा गया है, इसके 95% लोगों को जांच
होना चाहिए, पता होना चाहिए अपना स्टेटस। लगभग 95% लोगों को पता होना चाहिए अपना जो है कि स्टेटस, कि हम HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, और ये जो जिन लोगों को पता है उनमें से 95 लोगों का हम क्या करें, 95% लोगों का क्या करेंगे, उपचार करेंगे। और जिनका उपचार करेंगे उनमें से 95% लोगों के अंदर जो HIV की कंडीशन है उस पर हम नियंत्रण पाएंगे, उनका उपचार करके उनको बेहतर कंडीशन में लेके आएंगे। यानी कि 95/95 का जो है कि यहाँ पे टारगेट रखा गया है, ये चीज रखिएगा। तो अगर इतना भी एग्जाम में पूछ देता है कि 95 है ना, 95 का लक्ष्य किससे संबंधित है, तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से संबंधित है। निवारक सेवाएं दी जाएगी उच्च जोखिम वाली आबादी, जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए, ड्रग लेने वाले हो गए, व्यक्ति हो गए, तब कंडोम जो है कि और सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाएगी। अब सरकार इसमें बड़े लेवल, हर जो है कि जो हेल्थ सेंटर है ना, कोई भी हेल्थ सेंटर, सरकार वहां पे भर भर के कंडोम और भी जो है कि चीजें होती हैं, चाहे मेल कंडोम हो या फीमेल कंडोम हो, दोनों को जो है कि भर भर के सरकार यहाँ पे क्या करती, पहुंचाती है। अब वो थोड़ा सा अलग बात है कि मार्केट वाला लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, संगठन और प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर, यानी कि संगठन और प्रबंधन क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे किया जाएगा। यहाँ पे बात की गई है, नैको के द्वारा किया जाएगा। नीति का निर्धारण किया जाएगा, नीति का कार्य करता है नीति, यानी कि जो नैको है इसमें नीति निर्धारण का कार्य करता है। डॉक्टर राकेश गुप्ता को इसका नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसाइटी बनी हुई है, यानी कि SACS। ठीक है, उसके बाद जिला स्तर पे देखेंगे तो जिला एड्स निवारण नियंत्रण इकाई बनी हुई है, DAPCU बनी हुई है, जमीनी स्तर पे कार्य करती है। हाँ ठीक है, तो यहां तक जो हमने देखा तो ये सारा जो है कि यानी कि काम हो रहा है। यानी कि देखिए, केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और आपके जो आपके CHS हैं है ना, या PHS हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विस सेंटर, PHC और CHC, यहाँ पर भी काम होता है, जिला स्तर पे भी काम होता है। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से नेक्स्ट प्रोग्राम है भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। क्या है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई है, 95 से हुई है, 1995 से। इसका उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य देश में पोलियो, यानी कि पोलियो की जो बीमारी है उस पर क्या करना, कंप्लीट रूप से समाप्त। हालांकि पोलियो, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आगे जो है कि लिखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। इस कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जो है कि पिलाई जाती है ना, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोला जाता है। जो बच्चा सेंटर पे जाता है उसको सेंटर पे पिलाया जाता है। 1 दिन का कार्यक्रम सेंटर पे होता है, 2 दिन का कार्यक्रम आउटर होता है। यानी कि जो बच्चा सेंटर पे गया वो सेंटर पे पी लेगा, और सेंटर पे नहीं पिया तो फिर जो आशा वर्कर होती हैं, जो एनएम होती हैं, जो मिडवाइफ होती हैं, है ना, जो दाई होती हैं, वो फिर अपने इलाके में घूम घूम करके पोलियो की पेटी ले लेंगे, घूम घूम करके। आपके घर में कोई बच्चा है क्या, आपके घर में कोई 5 साल का बच्चा है क्या, पूछ पूछ करके, दूर नॉक करके, एक एक दूर को नॉक नॉक करके जो है वहां पे पूछ पूछ करके पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। कारण क्या है, उद्देश्य है भारत पोलियो मुक्त होना चाहिए। भारत पोलियो मुक्त है, आगे भी होना चाहिए, है ना। चलिए, मुख्य सरकारी उपलब्धियां क्या है, तो पोलियो मुक्त भारत हो चुका है निरंतर प्रयासों के बाद। स्वास्थ्य हेल्थ संगठन यानी कि WHO के ने जनवरी 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पे पोलियो मुक्त घोषित कर चुका। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है, जनवरी 2014 में घोषित किया गया है। किसको द्वारा घोषित किया गया है, तो WHO द्वारा घोषित किया गया है। प्रसिद्ध नारा क्या था, तो प्रसिद्ध नारा था, इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए 2 बूंद जिंदगी की। यहाँ पे प्रसिद्ध नारा क्या है, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। हमारे यहाँ तो गांव वगैरह में देखेंगे ना, तो जो बच्चा होता है जो 5 साल से बड़ा भी हो गया है, 6 साल का, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, छोटे बच्चे को देखकर वो भी दौड़ जाता है, वो भी दौड़ जाता है। दाई होती है, ऐसा नहीं कि मना करेंगी या भगा देंगी, डांट देंगी, नहीं, उसको भी पिला देंगे, लो भाई पी लो, तुम भी पी लो, क्या करना, पियो, कोई बात नहीं है,
उसको भी पिला दिया जाता है। हमारे यहाँ ये जो है कि कंडीशन हो रखी है भारत में, इतना जो है कि लोग जागरूक हैं। कुछ बच्चे शौक से पीते हैं, शौक से, उम्र निकल गई तब भी शौक से पीते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। पल्स पोलियो अभियान टीका, पहले टीकाकरण होता है बचपन में, फिर पोलियो जो है कि ड्रॉप पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। हर बार 0 से लेकर 5 वर्ष तक के हर बच्चे को 2 बार 2 बूंद जिंदगी की दी जाएगी। क्या है पल्स पोलियो कार्यक्रम? यह एक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो के 2 बूंद पिलाई जाती है ना, ताकि पोलियो वायरस से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसमें मुख्य बातें क्या क्या है? मुख्य बातें क्या है? हर बच्चे को 0 से 5 वर्ष तक के आयु तक को जो है कि हर बार 2 बूंद पिलाया जाएगा, जितने, यानी कि एक बार नहीं, जितने बार पोलियो बूथ लगेगा हर बार पिलाया जाएगा, ठीक है। यह टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है और मुफ्त है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि ये ऐसा है कि सरकार ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए, एक खास समुदाय विशेष के जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार लेके आई है, इसको मत पिलाना, इसको ऐसा करना, वैसा करना, दुनिया भर के रूमर्स फैलाए जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी है नहीं। ये क्या है? सिर्फ अफवाहें हैं, है ना। यह टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाके बूथ पर टीका पिलाते हैं, यानी कि बूथ पर तो पिलाया ही जाता है, घर घर जाकर के भी पिलाया जाता है। बार बार टीकाकरण से बच्चे को मजबूत सुरक्षा मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जितने बार जो है कि पोलियो ड्रॉप पिलाया जाए हर बार पिलाइए। यह कार्यक्रम क्यों जरूरी है? तो पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो लकवा यानी कि पैरालिसिस का कारण बन सकती है। अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाता है, सुने होंगे, तो ये कारण क्या है? ये पोलियो की वजह से ही होता है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है अभी तक, याद रखिए, पोलियो का कोई, अगर पोलियो रोग हो गया, पैरालिसिस किसी को हो गई, तो प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, लोग फिर वैसे ही चेयर पे पड़े रहते हैं, है ना, समस्या जो है कि वैसे पड़ी रहती है। सिर्फ टीकाकरण ही सुरक्षा का एकमात्र जो है कि उपाय है। हर बच्चे को टीका देकर ही हम पोलियो से मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। और आपकी भारत की उपलब्धि क्या रही है? पोलियो फ्री इंडिया 2014 जनवरी में अनाउंस किया गया है WHO द्वारा। आपके सहयोग से भारत 2014 से पोलियो मुक्त है। आइए इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए हर बार हर बच्चे को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाया जाए, ठीक है। आपकी भूमिका क्या हो सकती है? स्वास्थ्य कर्मियों का क्या करें? सहायता करें। 0 से 5 वर्ष तक के हर बच्चे को हर बार टीकाकरण जरूर पिलाएं, यानी कि पोलियो जरूर पिलाएं। टीकाकरण दिवस की जानकारी रखें और दूसरों को भी उसके बारे में बताएं। कोई बच्चा छूट ना पाए, हर बच्चे तक 2 बूंद पहुंचाएं, ये सुनिश्चित करें। इसके लिए भी यहाँ पे टोल फ्री नंबर दे रखा है 1800 स्पेस यानी कि 1800 यानी कि 180011 और ये क्या है 6555, ये जो है कि यहाँ पे दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हालिया अभियान 2026। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में 29 मार्च 2026 को, यानी कि बिल्कुल अपडेटेड जो है कि यहाँ पे मैटर मैंने डाल रखा है ना, अब बिल्कुल अपडेटेड है। 29 मार्च 2026 को पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम में के एक नए चरण का शुभारंभ किया ताकि पोलियो उन्मूलन की स्थिति को बरकरार रखा जा सके। कब शुरू किया गया है? तो 29 मार्च 2026 को, यानी कि 29 मार्च 2026 को। अभियान का तरीका क्या है? ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 3 दिन का कार्यक्रम होता है। याद रखिए, पल्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि पल्स पोलियो जो अभियान चलता है, जो कार्यक्रम चलता है, वो कितने दिन का होता है? तो याद रखिएगा, वो कार्यक्रम 3 दिन का होता है। 3 दिन, 1 दिन बूथ पर, 2 दिन घूम घूम करके एरिया में, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाती है और शेष 2 दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जो है कि जाके पिलाती है। भारत सरकार का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से संचालित करती है, जिसमें WHO, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल जैसे संगठन सहयोग। इसे कौन कौन से जो आपके संस्थाएं सहयोग करते हैं? तो WHO है, यूनिसेफ है और रोटरी इंटरनेशनल है, ठीक है। ये कार्यक्रम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्यक्रम स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण
जो है हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, इसके लिए नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 28 जुलाई 2018 को शुरू किया गया है। यह एक व्यापक पहल है ना, व्यापक पहल है। तो क्या है ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। इसमें क्या क्या होगा, तो जांच होगा, यानी कि जागरूकता फैलाई जाएगी, जांच किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, उपचार से हेपेटाइटिस मुक्त भारत बनाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली लीवर की सूजन को जानलेवा हो सकती है, यानी कि लीवर की जो सूजन है, यानी कि ये लीवर से संबंधित है। किससे संबंधित है, लीवर से। कई बार जो है कि क्या होता है, जो परीक्षा होता है तो परीक्षा में आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि ये जो हेपेटाइटिस है इससे इससे मानव का कौन सा अंग जो है कि मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, जानलेवा। मुख्य प्रकार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, यानी कि हेपेटाइटिस के 4 टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, जिसमें से आपने एक नाम बहुत सुना होगा, हेपेटाइटिस बी। संक्रमण का मुख्य यानी कि संक्रमण के मुख्य तरीके जिससे संक्रमण फैलता है, बीमारी फैलती है, वो क्या है, तो संक्रमित खून चढ़ाने या असुरक्षित इंजेक्शन, यहाँ पे भी आ गया, ब्लड से जो है कि ट्रांसमिट होगा, है ना। असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रिया या उपकरण उपयोग करने से होगा, है ना। पता चला कि इंजेक्शन जो है कि किसी ऐसे पेशेंट को लगा है ना, जिसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, कोई भी हेपेटाइटिस की टाइप हो रखी है, और वही इंजेक्शन आपको लगा दिया गया, आपको भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की गई है। व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करने से, यानी व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करने, यानी कि जो आपका सेविंग ब्लेड है, सेविंग रेजर है, वो किसी और को दे दिए, उसका कट गया, है ना, फिर वही आप यूज कर लिए, तो यहां से भी क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। मां से बच्चे में गर्भावस्था से जन्म के दौरान जो है कि ट्रांसफर हो जाता है। लक्षण क्या है इसके, तो थकान, कमजोरी, भूख न लगना, मतली का यानी कि उल्टी की तरह जी मचलाना बार बार, पेट में दर्द, पीलिया यानी आंख में पीलिया हो जाना, है ना, त्वचा का पीला होना, गहरे रंग का पेशाब, यानी कि पीले रंग का गहरा जो है कि पेशाब, यानी एक तरीके से सामान्य भाषा में पीलिया, देसी भाषा में जो गांव देहात में इसके लिए यूज किया जाता है उसे बोलते हैं पीलिया। और वास्तव में पहले जब पीलिया रोग किसी को पकड़ देता था तो ये माना जाता था कि बस अब निपट गए, अब इनका कोई इलाज नहीं है। पीलिया रोग जब किसी को पकड़ देता था तो ये माना जाता था कि अब इनका निपटना क्या है, निश्चित है, अब इनका उपचार नहीं हो सकता। और काफी सारे लोग क्या होते थे, निपट जाते थे, जिसके घर में हो जाता था मान लिया जाता था कि अब ये निपट जाएंगे। हालांकि बाद में उसमें कुछ देसी जुगाड़ लगाया गया, और देसी जुगाड़ लगाया गया का इंसेंस ये हो गया कि उसमें झाड़ फूक का कुछ एंगल आया। बहुत सारे लोग जो है झाड़ फूक से ठीक हो भी जाते थे, बहुत सारे लोग ठीक नहीं भी होते थे, दोनों सिचुएशन थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 104 जो टोल फ्री नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। हेपेटाइटिस मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया है, 2030 लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस मुक्त बना दिया जाएगा। प्रयास सरकार लगी हुई है, अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। आइए स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस तरीके के जो फैक्ट होते हैं वो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बचाव के उपाय क्या हैं, साफ सफाई रखिए, साबुन से नहाए धोएं, है ना, एक इंजेक्शन एक ही बार यूज करें, जब सेविंग वगैरह करें तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करें, अपनी जो है कि रेजर वगैरह सेविंग इंस्ट्रूमेंट किसी से बहुत ज्यादा शेयर ना करें, सिर्फ जांच किया हुआ खून ही चढ़ाएं, सिर्फ जांच किया हुआ खून ही चढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी खून लेके क्या करिए बॉडी में डाल दिए बस, नहीं। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, साफ पानी और स्वच्छ भोजन करें, जांच और उपचार यानी कि समय समय पर जांच कराते रहें ताकि इस बीमारी को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके। सरकारी अस्पतालों में जांच और उपचार निःशुल्क है,
अगर आप जांच कराना चाहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, कहे कि हमारा जांच कीजिए, वहां पे कोई आपको पैसा नहीं लगने वाला है। 1 रुपए का पर्ची कटवाइए, 5 रुपए का, कहीं 1 रुपया, कहीं 5 रुपया, जो भी पर्ची कटता है कटवाइए, जाके वहां पे क्या कीजिए, जांच करवाइए, निःशुल्क है। ठीक है, चलिए आइए मिलकर संकल्प ले, हेपेटाइटिस से डरे नहीं, इसे लड़े और जीते। जागरूकता, इसे बचने के 4 उपाय: जागरूकता, जांच करवाएं, टीकाकरण करवाएं और समय पर इलाज करवाएं। उद्देश्य क्या है? 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करना है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, डी होने वाले, यानी यहाँ पे बी होना चाहिए यार, यहाँ पे बी होना है, हेपेटाइटिस बी वाली मृत्यु दर व रुग्णता को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त करना, यानी कि हेपेटाइटिस को समाप्त करने की बात की गई, जो वहां पे हमने बात की थी। यह कार्यक्रम मुफ्त निदान उपचार जैसे हेपेटाइटिस बी और सी की दवा प्रदान करता है, जागरूकता बढ़ाता है और जिला स्तर पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। NVHCP के मुख्य घटक या उद्देश्य कौन कौन से? 2030 तक हेपेटाइटिस बी का क्या करना? सार्वजनिक खतरे को रूप से समाप्त करना, ये ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, याद रखिएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 का पार्ट है। किसका पार्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास का जो लक्ष्य है, उसका जो 3.3 है, उसका जो है कि ये लक्ष्य है। निःशुल्क सेवा ऑलरेडी पता चल गया, संरचना वगैरह के बारे में, है ना। निःशुल्क सेवा कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को मुफ्त जो है कि परीक्षा, इलाज, ये सारी चीजें ऑलरेडी, यही सारी चीजें यहाँ पे है ना, संरचना। चलो आगे चलते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को मानक उपचार प्रोटोकॉल के लिए प्रशिक्षित किया जाए, सूचना प्रणाली को मजबूत बनाया जाए, है ना। मरीजों को डाटा रखने के लिए एक वेब आधारित वायरल वेबसाइट हेपेटाइटिस सूचना और प्रबंधन कार्य प्रणाली का उपयोग किया, यानी कि यहाँ पे एक वेबसाइट हो जिसपे जो है कि इस तरह की जो भी केसेस हो, जो भी कंडीशंस हो, जो भी पेशेंट हो, उनका डेली रूटीन का अपडेट यहाँ पे जो भी सेंटर है वेबसाइट खोले, वहां पे डाले अपडेट, ताकि सरकार के पास प्रॉपर एक डाटा रहे। जागरूकता फैलाएं, सामुदायिक स्तर पे रोकथाम और निवारण उपाय जैसे टीकाकरण के बारे में हो गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHA के तहत काम करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। हेपेटाइटिस के कारण होने वाली यकृत कैंसर, है ना, यकृत कैंसर और सिरोसिस जैसी बीमारियों की घटनाओं को कम करने के लिए रणनीति लागू किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हेपेटाइटिस वाला भी टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमको टॉपिक देखना है, एक और टॉपिक देखेंगे, एक ही देखेंगे, एक से ज्यादा नहीं देखेंगे, है ना। एक टॉपिक देखेंगे, उतना में काम हो जाएगा और क्लास पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्लेटी कलर दिख रहा है आपको स्क्रीन, ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट थोड़ा सा ऊपर, लाइट की प्रॉब्लम है, देखने से भी लग रहा होगा आपको फेस पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। तो अगर व्हाइट कर देंगे ना तो दिक्कत होगी, फिर इस फेस ही नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा पूरा। और अगर ब्लैक कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट है, तो इस पे लाइटिंग पड़ेगी तो वो चमकने लगेगा। इस वजह से जो है कि ये स्लेटी कलर मैंने चूज कर रखा है। चलिए नेक्स्ट कार्यक्रम देखते हैं, राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम, है ना। रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि कुत्तों के द्वारा, बंदरों के द्वारा जो काटने से फैलता है, उसकी बारे में बात की जा रही है यहाँ पे विशेष तरह से। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा जो है कि ये चलाया जाता है, और 0/13, है ना, शून्य रैबीज का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि रैबीज का एक भी केस भारत में नहीं होना चाहिए, रैबीज मुक्त भारत होना चाहिए। 2030 तक बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, इससे एक आइडिया मिल गया आपको। अगर मान लीजिए कि कभी मिस भी कर दें, 2030 लगा दो आंख बंद करके, अच्छा सब पढ़ रखा है 2030 लगाओ, तुक्का भी मार सकते हैं, कभी कभी मत मारिएगा, है ना, माइनस हो जाएंगे, समस्या हो जाएगी। रैबीज की रोकथाम और जीवन की सुरक्षा करना। रैबीज क्या है? तो रैबीज वायरस से होने वाला रोग है जो मुख्यतः कुत्ते के काटने से फैलता है, या कभी कभी केस में बंदर के काटने से भी फैलता है ना।
तो कुत्ते के मुख्य रूप से कुत्ता ही यहाँ पे काउंट किया गया, कुत्ते के काटने से फैलता है। यह रोग पशु और मनुष्य दोनों के लिए खतरनाक है, यानी पशु के लिए भी खतरनाक है और मानव के लिए भी खतरनाक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई गाय है, बकरी है, भेड़ है ना, तो इसको अगर कुत्ता काट लेता है उसमें भी रेबीज हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी। ठीक है, रेबीज के लक्षण क्या है? बुखार आना, सिर दर्द, पांव वाली जगह पर दर्द, झुंझुनी, चिंता, बेचैनी, भ्रम, पानी देखकर डर जाना, है ना, हाइड्रोफोबिया जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि किसी को अगर जो है कि क्या कहते हैं, किसी को कुत्ता काट लिया तो उसको पकड़ के क्या किया, पानी वाली जगह पे ले जाया जाता था। ये जो आपका कुआं है, कुएं में झकवाया जाता था। अगर कुएं में झांक करके वो डरने लगे, भागने लगे, इसका मतलब कि वो इफेक्टेड हो गया है। तो इसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए गांव के लोगों को समझाइए हाइड्रोफोबिया, उनको क्या आज से 20 साल पहले, 10 साल, 15 साल पहले हाइड्रोफोबिया गांव के लोगों को नाम लीजिए, उनको पता ही नहीं चलेगा। आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलेगा कि हाइड्रोफोबिया क्या है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, है ना, जो दिखाया भूल भुलैया में पानी कूद गया जम। ठीक है, जो राजपाल यादव हैं उनको दिखाया गया है भूल भुलैया में, और पूरा जो है कि अपना पोत पात के, और उनको पीछे से कमेंट करते पानी कूद गए, फिर पानी कूद गए। तो इस तरीके से हाइड्रोफोबिया वहां पे जो दिखाया गया है। तो जो रेबीज के पेशेंट होते हैं उनमें हाइड्रोफोबिया होता है, यानी पानी को लेकर के डर होता है। तो इतना टेक्निकली नॉलेज गांव वाले को कौन देगा? सीधा बोल देगा भैया ऐसा काम करो, उसको पकड़ो और ले जाओ और कुआं में झकाओ। अगर कुआं में झांकने के बाद अगर उसकी प्रतिक्रिया असामान्य रही, भागने लगा, दौड़ने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, असामान्य रही, इसका मतलब कि वो अफेक्टेड हो गया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से चिकित्सा की जरूरत है। उसे जो है कि डॉक्टर के पास ले जाइए। चिकित्सा पानी देख कर क्या डर लगेगा? मांसपेशियों में अकड़न होगी, अकड़न, है ना, दौरे पड़ेंगे, दौरे। लक्षण दिखने के बाद मृत्यु होना तय है, यानी कि अगर रेबीज हो गया किसी को, उसके लक्षण दिखने लगे तो मृत्यु होना क्या है? तय है, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कुत्ते के काटने पर क्या करें? तो पांव को तुरंत साबुन और बहते पानी, साफ पानी से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोएं, उसे वॉश करें, अच्छे से उसे धोएं। एंटीसेप्टिक लगाएं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल में तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर की सलाह से रेबीज इम्यूनोलिब्यूटिलिन लगवाएं, यानी कि ये भी वैक्सीन लगवाने की बात की जा रही है, यानी दवा लगवाएं। आइए मिलकर रेबीज मुक्त भारत बनाएं। और क्या करें? रेबीज एक जानलेवा वायरस है जो संक्रमित पशुओं के काटने से मनुष्यों में फैलता है, पशुओं में भी फैलता है, लेकिन समय पर टीकाकरण उपचार से 100% जो है कि इसका रोकथाम किया जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य जो है कि उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कुत्ते की संख्या का मानवीय प्रबंधन करना, कुत्ते का नियमित टीका। कुत्तों को भी टीका लगता है, कुत्तों को भी क्या होता है? कुत्तों को भी रेबीज का टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है। आप कुत्ते को ही लगवा दीजिए, अगर किसी को काट भी लिया ना तो रेबीज नहीं होगा। ठीक है, मनुष्य को समय पर उपचार व टीकाकरण की उपलब्धता हो, जागरूकता और क्षमता का क्या हो? निर्माण हो। कुत्ते का टीकाकरण, कुत्ते का भी टीकाकरण कराया जाता है। सभी पालतू, जितने भी पालतू जो है कि आपके पशु हैं, जैसे बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इनको क्या कीजिए? इनका टीकाकरण लगवाइए। वार्षिक जो आवारा कुत्ते हैं जो घूमते हैं गली में, उनके लिए भी सरकार अपने लेवल पे क्या करती है? उनके लिए भी वहां पे टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती है। टीकाकरण सुरक्षित, प्रभावी और निःशुल्क जो है कि उपलब्ध है। टीकाकरण से रेबीज पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकता है। मनुष्य के लिए एंटी रेबीज टीकाकरण, है ना, ARV क्या है? प्रथम श्रेणी, सिर्फ छूना या काटा जाना, कोई घाव नहीं है तो इसका टीकाकरण आवश्यक नहीं है। मान लीजिए आपको कुत्ता टच किया है ना, नाखून से खरचा है या काटा है, लेकिन घाव नहीं हुआ है, ब्लड से संपर्क नहीं हुआ है, टीकाकरण की जरूरत नहीं है। द्वितीय श्रेणी, त्वचा पर हल्का खरोच है, खूनी घाव है, तो वहां पे टीकाकरण आपको लगवाना पड़ेगा, आपको जो है कि वहां पे टीकाकरण करवाना पड़ेगा। तीसरी श्रेणी, गहरा घाव है, खून आ रहा है और श्लेष्मा झिल्ली
पर संपर्क हो गया, यानी गहरा धस गया, पूरा प्रॉपर कट गया है, घाव हो गया है, तो यहाँ पे आपको और ज्यादा जो है कि टीकाकरण, एक एक्स्ट्रा वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। ठीक है, ARV और RIG दोनों लगवाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, पालतू कुत्तों का पंजीकरण का कराएं, टीकाकरण का कराएं, आवारा कुत्तों के साथ मारपीट ना करें, नहीं तो ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे आपको दौड़ा लेंगे सब। उनका भी गैंग होता है, एरिया होता है, कहीं उनके एरिया में पकड़ लिए गए, 4 ठो मिलके चारों तरफ से आप पे फिर हमला बोल देंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुत्ते के काटने पर तुरंत पूरा उपचार ले, रेबीज के प्रति जागरूकता फैलाएं, ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। यही सारी चीजें अब आगे भी मिलेंगी लगभग, है ना। जो चीजें हमने यहाँ पे देखी है, एक स्लाइड में देखी है, वही सारी चीजें आगे भी आपको अब मिलेगी, तो फटाफट उसको निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लक्ष्य बता दिए, 2030 तक रेबीज मुक्त भारत को बनाना है। रेबीज का एक भी केस भारत में नहीं होना चाहिए। 0 रेबीज 13 टैगलाइन क्या है, थीम क्या है, टैगलाइन के नारा क्या है, 0 रेबीज 13 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 30। ठीक है, 0 by 30 यानी कि रेबीज से पूरी तरीके से मुक्ति। कार्यक्रम का मुख्य विशेषता क्या है, वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है। नोडल एजेंसियां बनाई गई हैं जो इसके नियंत्रण के लिए कार्य करेंगी, यानी कि इसका संचालन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा और पशु विभाग के माध्यम से किया जाता है। टीकाकरण उपचार कराया जाता है ना। इसमें जो है कि रेबीज रोधी टीके ARV और रेबीज इम्यूनो ग्लोबुलिन यानी कि RIG की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। गहरा घाव बना है, दोनों टीका लगेगा। हल्का बस ब्लड टच हुआ है, एक टीका लगेगा। कोई टच नहीं हुआ है, मतलब कि बस हल्का फुल्का है, ऊपर से खर्च गया है, ब्लड से टच नहीं हुआ, कोई जरूरत नहीं है ना। कुत्ते के काटने के बाद दिए जाने वाले इंजेक्शन आमतौर पे 0, 3, 7, 14 और 18वें दिन लगाए जाते हैं, यानी कि आपको 5 टीके लगवाने पड़ेंगे। 5 टीके कम से कम आपको लगवाने पड़ेंगे, कुत्ता अच्छे से काट लिया तो। ठीक है, पशु जन्म नियंत्रण, यानी कि आवारा कुत्तों पे क्या कहिए, नियंत्रण कीजिए। आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण ABC नियमावली 2030 को लागू किया गया है। निगरानी और जागरूकता, रेबीज के मामलों में निगरानी, सर्विलांस बढ़ाना और लोगों को जागरूक करने के लिए जानवर के काटने पर तुरंत घाव को साबुन से धोने, पानी से धोने, ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। ऑलरेडी ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, रेबीज मुक्त राज्य गोवा, भारत का पहला राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य रेबीज मुक्त गोवा। इत्तू सा है, करना क्या है उसमें, छोटा सा राज्य है ना, मुक्त हो गया, जिसमें मिशन रेबीज के माध्यम से स्वयं को रेबीज नियंत्रण घोषित किया है। राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत सरकार ने कुत्ता जनित रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है कि शुरू किया। ये सारी बातें हो गई है। अब इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है नया, भारत में रोगाणु रोधी या आपका प्रतिरोध, यानी कि AMR, जिसके बारे में कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी अपने स्पीच में बात कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, ये ऐसा जो है कि एक सिस्टम है कि जो एंटीबॉडी बनती है ना, जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडी बनने से जो है कि बनती है, वही कम हो जाती है। वो जो है कि धीरे धीरे बार बार एंटीबॉडी खाने से, एंटीबॉडी कैसे खाते हैं, जो तमाम सारे जो है कि जैसे आपके बॉयलर चिकन आता है, बॉयलर चिकन को बड़ा करने के लिए, ज्यादा हैवी बनाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, और जो आपके वेजिटेबल्स हैं उसमें जो इंजेक्शन दिया, ये जो कुछ चीजें हैं जो ये चीजें यूज की जाती हैं, इनके सेवन से जो है कि तमाम सारी समस्याएं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में AMR के बारे में डिटेल से देखा जाएगा। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपने दोस्तों में फटाफट इसको शेयर कीजिए। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।